उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में कल देर रात तक बैठक चली और आज शाम भी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक तरफ बीजेपी में उम्मीदवारों पर गहरा मंथन है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी और लेफ्ट भी आज ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। उम्मीदवारों पर बीजेपी में देर रात तक चला मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर आज भी होगी चर्चा। टीएमसी आज जारी कर सकती है सारे उम्मीदवारों के नाम। आज ही आ सकती है लेफ्ट की लिस्ट। 5 राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में देर रात तक बीजेपी के मंथन का दौर चलता रहा। आज लगातार दूसरे दिन भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है। गुरुवार देर रात हुई बैठक में बंगाल के 60 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। असम में भी गठबंधन को लेकर बातचीत होने के बाद 50 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। 2 चरण की सीटों की चर्चा हो गई है। सारा निर्णय नहीं हुआ है, जैसे निर्णय पूरा हो जाएगा घोषणा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने जिस ढंग से काम करता है उसी ढंग से हर फेज के अनुसार घोषणा करेगा। बीजेपी को क्या उम्मीद है? बीजेपी 200 सीट के लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है, उसको पूरा करेगा। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की बैठक में ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन वो पार्टी डिक्लेयर करेगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लेकिन नंदीग्राम में भाजपा ही जीतेगा, ये मैं पहले बोला, आज भी बोला, कल भी बोलेगा। अधिकारी ममता को हराएंगे कि कोई भी हराएगा? 50,000 से ज्यादा सीट पार्टी जीतेगा। ममता का साथ छोड़कर आने वाले शुभेंदु अधिकारी पहले ही उन्हें मात देने का ऐलान कर चुके हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। दिलीप घोष की उम्मीदवारी पर फैसला नहीं हुआ है, जबकि टीएमसी से आए 2 विधायकों के भी टिकट कटने की खबर है। दूसरी तरफ शुक्रवार को अपने लिए शुभ मानने वाली ममता बनर्जी भी आज सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसी खबरें हैं कि टीएमसी इस बार 100 से ज्यादा नए चेहरों को मौका देने के मूड में है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गुरुवार को टीएमसी में भी रणनीति को लेकर मैराथन बैठक की गई है, जिसमें ममता सरकार के 10 सालों के काम, विवाद खत्म करने और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले इलाकों में जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है। चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी रविवार को ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी रविवार को मोदी को टक्कर देने की तैयारी में है। एक तरफ मोदी मेगा रैली करेंगे तो ममता उसी दिन उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में महंगाई के विरोध में रैली करेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी नंदीग्राम से गुरुवार महाशिवरात्रि के दिन नामांकन भर सकती है, जिसे हिंदू विरोधी छवि के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बंगाल में लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान भी आज दोपहर हो सकता है। तो बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो ये जान लेना भी दिलचस्प है कि अब हर दिन कोई न कोई फिल्मी सितारा सियासी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। कभी बीजेपी का मंच सजता है और बंगाली फिल्म का चेहरा वहां पहुंच जाता है, तो कभी कोई फिल्मी सितारा टीएमसी का झंडा उठाए दिखता है। आखिर बंगाल में फिल्मी पॉलिटिक्स क्यों चल रही है? कभी पर्दे पर अपने अभिनय से जलवा बिखेरने वाली श्रावंती चटर्जी अब बंगाल में कमल खिलाना चाहती है। राजनीति भी तो सब जगह में राजनीति होता है ना? तो मैंने सोचा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों ने बहुत विकास किए हैं। एक टाइम होता है, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगा कि इस टाइम में दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं ज्वाइन करूँ, तो इसीलिए राजनीति में। फिल्मों में अपने नाच से लोगों को दीवाना बनाने वाली सैंतिका बनर्जी अब चुनाव में दीदी की पार्टी के फैंस बढ़ाना चाहती है। বাংলা এবং বাংলার মানুষ কি চায় সেটা প্রকাশ করুন। আর আমরা সবাই জানি যে বাংলা কিন্তু বাংলারই মেয়ে চায়, নিজের মেয়ে চায়। বাংলা কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে চায়। জয় বাংলা, জয় হিন্দ। ধন্যবাদ। ये तो सिर्फ 1-2 नाम है। बंगाल चुनाव में तो बीजेपी हो या टीएमसी, हर पार्टी टॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपनी पार्टी में शामिल कराने की होड़ में लगी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बंगाल चुनाव में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है? वैसे तो हर चुनाव से पहले सितारे सियासी मंचों पर दिखते हैं, लेकिन बंगाल में इसकी वजह काफी पुरानी है।
वजह यह है कि 60, 70 और 80 के दशक में बंगाली इंडस्ट्री में जो फिल्में बनी वो साहित्य से किसी भी हिसाब से कम नहीं थी। बांग्ला में पर्दे के आगे थिंकिंग एक्टर्स रहे और पर्दे के पीछे महान निर्देशक। सत्यजीत रॉय, मृणाल सेन, ऋतिक घटक, बासु चैटर्जी, तपन सिन्हा, शक्ति सामंत जैसे फिल्म निर्माताओं को बंगाली फिल्म के जरिए ही पूरी दुनिया में एक पहचान मिली। ये बंगाल के टॉलीवुड का ही जादू है कि बंगाली संगीत निर्देशक जैसे कि हेमंत कुमार, सलील चौधरी, एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन और मन्ना डे, किशोर कुमार जैसे गायक फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे। हुआ ऐसा कि बॉलीवुड में कई बांग्ला फिल्मों की रीमेक हिंदी में भी बनाई गई और कई बांग्ला गाने बाद में हिंदी में भी गुनगुनाए गए। बंगाली गानों से हिंदी गानों तक के सफर की लिस्ट बहुत लंबी है। पर्दे पर ही नहीं बल्कि बंगाल के फिल्मकारों और अदाकारों का बंगाल के बाहर भी जादू चला और इसीलिए सियासी दलों ने अभिनेता और अभिनेत्रियों पर खूब दाव लगाए, बीजेपी हो या फिर टीएमसी। बात कैंपेन्स की नहीं है, इस बार बात इमोशंस की है, बात बंगाल के लोगों के इमोशंस की है। कैंपेन करके आप पूरी चीज़ को बहुत ही पॉलिटिकल एक नज़रिया से लोग देख रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दीदी ने जितना किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया, कोई भी पार्टी ने नहीं किया, तो दीदी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि वो लोगों के पास पहुंचती है। इस उम्र में भी लोगों के लिए लड़ाई कर रही है। शी इज 65 yet she is gone all out and she is fighting for people। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, जहाँ पे डिसिप्लिन है, अनुशासन है और ये कोई व्यक्ति पूजा नहीं करते। ये सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पे कोई भी आके काम करे, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे किसान हो, चाहे सांबादिक हो, कोई भी आएंगे तो उनके लिए जगह ही जगह है। पिछले हफ्ते ही टीएमसी में अभिनेता दीपंकर दे और भरत कौल जैसे सितारे टीएमसी में आ गए। 24 फरवरी को टीएमसी से जुड़ी जून मालिया, साइनी घोष जैसी अभिनेत्रियां। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय पर विश्वास रखे बोलूं, जय बांग्ला, जय बांग्ला। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने श्रावंती चटर्जी, सौमिली विश्वास, यश दासगुप्ता और हिरन चटर्जी जैसे कई सितारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जो अब चुनाव प्रचार में जुटे भी हैं। यानी दक्षिण भारत में जिस तरह सितारे और सियासत का कनेक्शन दिखता रहा, वही ट्रेंड बंगाल में भी जोर पकड़ रहा है। साफ है कि बंगाल में हर पार्टी अब टॉलीवुड के सितारों पर दाव लगाने को तैयार है। फिलहाल बंगाल के सभी पार्टियां उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही है। अब लिस्ट आनी भी शुरू हो जाएगी और इस लिस्ट में अगर टॉलीवुड के सितारों के साथ साथ खेल जगत के कई सितारे शामिल होते हैं तो इसमें हैरान मत होइएगा। हालांकि 2 मई को चुनाव के नतीजों के दिन ही पता चलेगा कि किस पार्टी के सितारे चुनाव में किस्मत बुलंद कराएंगे। बीजेपी का एक पुराना फैसला अब उसके लिए एक बंधन बन गया है। बीजेपी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब वो केरल में 88 साल के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को सीएम उम्मीदवार बनाना चाहती है। पार्टी से साइडलाइन कई नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाए। दुविधा में पड़ी बीजेपी ने ऐलान करने के बाद भी कह दिया कि अभी तो फैसला हुआ ही नहीं है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने 88 साल के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को अपना सेनापति चुना है, लेकिन इसका ऐलान करने वाले केरल बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन कुछ ही देर बाद अपने बयान से पलट गए और कह दिया कि अभी फैसला होना बाकी है। केरल से केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है। Wanted to tell was that I have heard through newspaper reports, media reports that party has announced. Afterwards, I cross-checked with the party president, who said that he has not made any such announcement. श्रीधरन को लेकर बीजेपी नेताओं का ये असमंजस उन्हीं की पार्टी का एक फैसला है। श्रीधरन 88 साल के हैं, फिर भी उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाया जा रहा है, जबकि 2014 में नियम बना दिया था कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सक्रिय राजनीति में जगह मिलने के बजाय मार्गदर्शक मंडल में ही रहना पड़ेगा। इस नियम की वजह से 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बीसी खंडूरी, कलराज मिश्र, शांता कुमार जैसे नेताओं का टिकट कट गया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी 75 पार करने के बाद चुनावी राजनीति छोड़नी पड़ी थी। आनंदीबेन पटेल ने 75 की उम्र पार करने पर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, मैं सही था,
88 साल के मेट्रोमैन श्रीधरन केरल में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो 75 साल वाले नियम का क्या हुआ? श्रीधरन को केरल की कमान सौंपने की तैयारी पर विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। मैं तो सिर्फ एक पूछूंगी, कहाँ है अडवाणी जी, कहाँ है मुरली मनोहर जोशी जी, अरुण शौरी जी, यशवंत सिन्हा जी, ऐसे तमाम नेताओं की एक लिस्ट है, उमा भारती जी, गोविंदाचार्य जी, ये सब लोग कहाँ हैं? और मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर सवाल तो इसका यशवंत सिन्हा ने ही दिया था जब उन्होंने कहा था कि 75 पार करने पर अगर आप भाजपा में हैं तो आप मेंटल कोमा में चले जाते हैं। लगता है कि श्रीधरन जी की उम्र इसके परे है। बीजेपी पर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन केरल में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ये दांव चला है। दरअसल दक्षिण भारत की राजनीति में चेहरा अहम होता है। केरल में बीजेपी काफी कमजोर है, वहाँ पैर जमाने के लिए उसे अच्छा चेहरा चाहिए। श्रीधरन की साफ छवि इसमें मददगार हो सकती है। इसके साथ ही श्रीधरन की छवि से बीजेपी को दक्षिण भारत में भी मजबूती मिलेगी। वैसे श्रीधरन बीजेपी के 75+ नियम के पहले अपवाद नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी 75 के बाद राजनीति में सक्रिय हैं और दक्षिण में बीजेपी के किले के अकेले पहरेदार हैं। अब श्रीधरन के जरिए बीजेपी एक और किला फतह करना चाहती है। और इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है खबर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। पूरे पाकिस्तान का बुरा हाल है, लेकिन इमरान खान सुधरते ही नहीं दिख रहे। इमरान खान का दोगलापन दिखाता नया बयान सामने आया है। इमरान ने कहा, जब भी भारत से अपने मुल्क लौटता था तो मुझे अमीरी का एहसास होता था। इमरान के इस बयान पर अब उनकी खूब फसीहत भी हो रही है। पाकिस्तान की कंगाली और बुरी हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में भी इमरान की फजीहत करवाने ये बयान थम नहीं रहे और एक बार फिर उन्होंने अपनी ही मुल्क की फजीहत की है, ये कहते हुए कि जब भारत से लौटता था वापस पाकिस्तान तो अमीरी का एहसास होता था। उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको फ़र्क बताऊं, मैं जब क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता था तो लगता था गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गया हूं। और आहिस्ता 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 हमने चेंज देखा ही आते हुए। इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। महाराष्ट्र से देर रात बड़ी खबर आई है। मुंबई से लगे भिवंडी में हैंडलूम फैक्ट्री और उसके गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल रही कि फैक्ट्री और उसके गोदाम राख हो गए। फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की मुहिम शुरू की। बड़े हादसे को टाल भी दिया गया। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सवाल खड़े करने वाली बात यह है कि भिवंडी में पिछले 4 दिन में आग लगने की यह 8वीं घटना है। देर रात की इस आग के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन देखिए तस्वीरें कितनी भयावह आग यहाँ पर लगी हुई थी। एक राहत की बात यह है कि इस आग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में भिवंडी में हैंडलूम फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी देर रात, जिसके बाद इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई। अब बात कोरोना की, जो देश के कई राज्यों में फिर से फैल रहा है, लेकिन लोग कितने गंभीर हैं ये बताती तस्वीर बिहार के सहरसा से आई है। देखिए और आप ऐसी लापरवाही कभी मत बरतिए। ये तस्वीरें हैं सहरसा सदर अस्पताल की, जहां कतार में खड़े ये युवक कोरोना टेस्ट करवाने पहुंचे हैं। लेकिन आलम यह है कि इनके चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही सामाजिक दूरी का कोई ख्याल। एक तरफ ये युवक खुद अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो अस्पताल प्रशासन पर भी अव्यवस्था का आरोप लग रहा है। इन दिनों कटिहार में सैनिक भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए कोविड जांच रिपोर्ट देनी जरूरी है। जांच के लिए पहुंचे युवकों की शिकायत है कि इतनी भीड़ के बावजूद महज एक काउंटर पर ही जांच हो रही है। अपनी बारी के इंतजार में युवकों को धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन कोई कदम उठाता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में दोबारा बढ़ रहे कोरोना के बावजूद इस तरह की लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? प्रतिनिधि देखिए, नई तस्वीर भले ही बिहार की हो, लेकिन अगर अपने आसपास के आप बाजार भी जाएंगे तो कुछ इस तरह का ही सूरत हाल देखने को मिलता है, जो डराता है। एक तरफ देश में वैक्सीनेशन की मुहिम तेजी पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना फिर से सर उठा रहा है। देश में कोरोना के मामलों का ताजा अपडेट देखिए, हमारी रिपोर्ट देखिए। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले एक बार फिर चिंता में डाल रहे हैं। सितंबर 2020 के बाद कोरोना केस में कमी देखने को मिली थी, लेकिन 4 मार्च 2021 को अचानक 17,407 केस सामने आए। भारत के कई राज्यों में हो रहे कोरोना केस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9,855 केस आए हैं। इसके अलावा केरल में 2,765, पंजाब में 772, कर्नाटक में 528, तमिलनाडु में 489,
और गुजरात में 475 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी गुरुवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। आज शुक्रवार है और ममता आज के दिन को अपने लिए हमेशा से शुभ मानती रही हैं। इसीलिए आज ही ममता बनर्जी अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दूसरी तरफ उम्मीदवारों पर देर रात तक मंथन के बाद बीजेपी आज फिर बैठक करने वाली है। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों को लेकर कौन कौन से दल क्या-क्या दांव चल रहे हैं, आपको समझना चाहिए। उम्मीदवारों पर बीजेपी में देर रात तक चला मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर आज भी होगी चर्चा। टीएमसी आज जारी कर सकती है सारे उम्मीदवारों के नाम। आज ही आ सकती है लेफ्ट की लिस्ट। 5 राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में देर रात तक बीजेपी के मंथन का दौर चलता रहा। आज लगातार दूसरे दिन भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है। गुरुवार देर रात हुई बैठक में बंगाल के 60 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। असम में भी गठबंधन को लेकर बातचीत होने के बाद 50 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। 2 चरण की सीटों की चर्चा हो गई है। सारा निर्णय नहीं हुआ है। जैसे निर्णय पूरा हो जाएगा घोषणा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने जिस ढंग से काम करता है उसी ढंग से हर फेज के अनुसार घोषणा करेगा। बीजेपी को क्या उम्मीद है? बीजेपी 200 सीट के लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है, उसको पूरा करेगा। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की बैठक में ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन वो पार्टी डिक्लेयर करेगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लेकिन नंदीग्राम में भाजपा ही जीतेगा। ये मैं पहले बोला, आज भी बोला, कल भी बोलेगा। अधिकारी ममता को हराएंगे कि कोई भी हराएगा? 50,000 से ज्यादा सीट पार्टी जीतेगा। ममता का साथ छोड़कर आने वाले शुभेंदु अधिकारी पहले ही उन्हें मात देने का ऐलान कर चुके हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। दिलीप घोष की उम्मीदवारी पर फैसला नहीं हुआ है, जबकि टीएमसी से आए 2 विधायकों के भी टिकट कटने की खबर है। दूसरी तरफ शुक्रवार को अपने लिए शुभ मानने वाली ममता बनर्जी भी आज सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसी खबरें हैं कि टीएमसी इस बार 100 से ज्यादा नए चेहरों को मौका देने के मूड में है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गुरुवार को टीएमसी में भी रणनीति को लेकर मैराथन बैठक की गई है, जिसमें ममता सरकार के 10 सालों के काम, विवाद खत्म करने और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले इलाकों में जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है। चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी रविवार को ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी रविवार को मोदी को टक्कर देने की तैयारी में है। एक तरफ मोदी मेगा रैली करेंगे तो ममता उसी दिन उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में महंगाई के विरोध में रैली करेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी नंदीग्राम से गुरुवार महाशिवरात्रि के दिन नामांकन भर सकती है, जिसे हिंदू विरोधी छवि के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बंगाल में लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान भी आज दोपहर हो सकता है। आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और नेता इस प्रचार में मर्यादा की रेखा भी खूब लांघ रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ऐसे ही एक विधायक ने वोट नहीं देने पर चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दे डाली। ममता के विधायक के बिगड़े बोल। टीएमसी विधायकों ने लोगों को धमकी दी। चुनाव बाद अंजाम भुगतने की धमकी। पश्चिम बंगाल में चुनावी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी है, लेकिन अपने लिए वोट मांगने पहुंचे ममता के विधायक ने लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं ही लांघ दी। ये ममता के विधायक हमीदुल रहमान है। मुर्शिदाबाद में रैली में हमीदुल रहमान पहले ममता बनर्जी के नाम और काम पर वोट मांग रहे थे। बीजेपी और लेफ्ट को वोट देने को वोट की बर्बादी बताया, लेकिन ममता के विधायक मर्यादा भूल गए और वोट नहीं देने पर चुनाव बाद अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগাতে ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে
যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान पार्टी से वफादारी के चक्कर में सारी मर्यादाएं ही लांघ गए। हमीदुल रहमान उत्तरी दिनाजपुर की चोपड़ा सीट से विधायक हैं। हमीदुल 2 बार विधायक रह चुके हैं। हमीदुल रहमान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। टीएमसी की तरफ से 8 चरण में चुनाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी टीएमसी पर चुनाव में रक्तपात और धांधली की साजिश का आरोप लगा रही है। साफ साबित करता है कि ममता बनर्जी जी के मन में बूथ लुटवाने का इरादा था, धांधली करके चुनाव जीतने का इरादा था, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ गुंडा राज समाप्त होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि बंगाल में बिना एक रक्तपात का चुनाव हुआ। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, जिस परिस्थिति में आज इलेक्शन कमीशन जितना सोच रहा है, कड़ाई कर रहा है, इससे रक्त रंजित चुनाव नहीं होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं। बयान हो या प्रचार, पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब टीएमसी के विधायक के बयान को लेकर बीजेपी ने हमले शुरू कर दिए हैं। बिहार के सीएम नीतीश के राज में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू विधायक यूपी के योगी मॉडल की तरह अपराधियों की कार पलटने और सीधी गोली मारने की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार के अपराधियों को इसे मैसेज देने की जरूरत है कि अगर आप निडर होकर बिहार में अपराध करना चाहेंगे, सरकार को चुनौती देंगे, प्रशासन को चुनौती देंगे, तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपकी गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ हर जगह ब्रेकर हो गया बिहार में। अगर जरूरत पड़ेगा तो क्रिमिनल को उड़ा दिया जाए, हम भी बोलते हैं। अपराधी को तब अपराधी को देखेंगे, अगर सामने आ जाएगा कोई क्राइम कर रहा है, यही तो हम देरी नहीं करते हैं, चढ़ के गोली चला देते हैं, यही हम देरी नहीं करते। बिहार में दिन पर दिन खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों के ये बयान जरूर चौंकाने वाले हैं। बयान का मतलब समझे, उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर उन्हें इस तरह के बयान क्यों देने पड़ रहे हैं। वजह है बिहार में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार में नीतीश के सुशासन की हाल की घटनाओं की बात करें तो 4 मार्च को बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स की हत्या कर दी, वहीं एक घायल है। 4 मार्च को ही दरभंगा जिले में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 4 मार्च को बिहार के छपरा जिले में छापेमारी करने पहुंचे पुलिस वालों पर बालू कारोबारियों ने हमला कर दिया। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, जिसमें बालू खनन के काम में लगे एक कर्मचारी की मौत हो गई। 3 मार्च को भोजपुर जिले में धरहरा पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने 2 बहनों को गोली मार दी, दोनों की हालत गंभीर है। 4 मार्च को ही बिहार के लखीसराय में चंदन कुमार नाम के सिपाही की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे माफिया का हाथ माना जा रहा है। बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया। 5 लुटेरे बैंक लूट कर फरार हो गए। 28 फरवरी को रोहतास जिले में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ घटनाओं से बिहार थर्रा गया है। ऐसे में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार पर सवाल उठने तय हैं और इससे पहले ही सत्ता पक्ष के विधायक गोली मारने और गाड़ी पलटने की बात करने लगे हैं। अगर आप निडर होकर बिहार में अपराध करना चाहेंगे, तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपकी गाड़ी पलट जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगा तो क्रिमिनल को उड़ा दिया जाए, हम भी बोलते हैं, तो हम देरी नहीं करते हैं, चढ़ के गोली चला देते हैं। बीजेपी विधायक यूपी की जिस घटना की बात कर रहे हैं वो पिछले साल जुलाई का विकास दुबे एनकाउंटर केस है। कानपुर देहात के बिकरू गांव में पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे एमपी से कानपुर लाते वक्त एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी से उसे लाया जा रहा था वो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई थी, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और रोकने पर पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद एनकाउंटर में मारा गया था। गाड़ी पलटने में और गाड़ी को खड़ा करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में विश्वास करते हैं। सवाल उठता है कि जेडीयू लालू राज को अपराध के मामले में जंगल राज बताती है, लेकिन आज बिहार की हालत वही होती जा रही है। इस पर बिहार सरकार के एक और मंत्री का जवाब सुनिए। तो 15 साल में जो ग्राफ पहले था वो तो आज नहीं है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में सरकार हम चाहेंगे कि इस पे मजबूती से देखे। बिहार में खौफ में जी रही जनता बेहाल है और मंत्री जी लालू राज से तुलना करने में जुटे हैं। घटना 1 हो या 10, सभी को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन इसके लिए कानून है, पुलिस है, न कि विधायक जी खुद बंदूक लेकर अपराधियों के एनकाउंटर के लिए कूद पड़ेंगे।
खबर मुंबई से। बॉलीवुड हस्तियों की टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। देर रात मुंबई में क्वान कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारा गया। मुंबई में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में देर रात तक चले छापेमारी में जया शाह भी मौजूद रही। जया शाह का नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। वो सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी। आयकर विभाग की छापेमारी 1-2 दिन तक और जारी रह सकती है। अब तक की छापेमारी में 350 करोड़ रुपए की टैक्स की गड़बड़ी का पता चला है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को कुछ अहम व्हाट्सएप चैट मिले हैं। इस चैट से कैश के लेन देन का पता चला है। आयकर विभाग ने 7 लॉकरों को सीज करने का आदेश दिया है। आयकर विभाग इस मामले से जुड़े सभी फिल्मकारों को पूछताछ का नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। और अब बात किसान आंदोलन की, जिसको आज हो गए हैं 100 दिन। किसान नेता राकेश टिकैत अब भी दावा कर रहे हैं कि उनकी तैयारी लंबी है। इस बीच किसानों ने गर्मी में आंदोलन जारी रखने के लिए क्या तैयारी की है, जानिए। अमृतसर में किसानों के लिए खास तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार की जा रही है। गर्मी के मौसम में आंदोलन जारी रखने के लिए ट्रॉली में पंखा, कूलर और मच्छरदानी लगाए गए हैं। किसान संगठनों का दावा है कि उनकी तैयारी लंबी है और कृषि कानूनों की वापसी तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार चली गई दिल्ली छोड़ के, कुछ गांवों में चली गई, कुछ चुनाव में बता रहे कि चुनाव में जाए। बातचीत की गुंजाइश ना, अभी तो नहीं कोई गुंजाइश। तो आप लंबी तैयारी है? हाँ, लंबी तैयारी है, लंबी तैयारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिया है कि नए कानून से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और किसानों की कमाई बढ़ेगी। ये बिल निश्चित रूप से किसान के उत्पाद को बेचने में और बाकी वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, इस दिशा में जो बंदिशें थीं उनको इसमें दूर करने का प्रयास किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। अहमदाबाद की आयशा की खुदकुशी के बाद अब मस्जिदों के जरिए लोगों को शौहर और बीवी के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। आज जुमे की नमाज के बाद देश भर के मस्जिदों में ये मुहिम चलाई जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। अहमदाबाद की आयशा आरिफ खान का ये आखिरी संदेश समाज के हर तबके को झकझोर गया है। दहेज की भेंट चढ़ चुकी इस बेटी के दर्द को महसूस करने वाले हर शख्स ने यही कहा कि दहेज के दानव को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मुस्लिम समुदाय ने इस घटना के बाद मस्जिदों के जरिए लोगों को जागरूक बनाने का फैसला लिया है। आज देश भर की मस्जिदों में नमाज के बाद निकाह को लेकर शरीयत के आदेश को बताया जाएगा। मस्जिदों से शौहर बीवी के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। मैं अपनी मस्जिद से इसका ऐलान करने वाला हूं। इसी पर मेरा खुतबा और मेरा खिताब होने वाला है और मैं तमाम उसके बाद से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों के अंदर इसी पे ही बात होगी, अवेयरनेस पे होगी। आयशा ने दहेज की मांग से पीड़ित होकर साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी थी। खुदकुशी से पहले उसने एक वीडियो के जरिए अपना दर्द बयां किया था। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।